बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पंचायती इंतखाबात को डिले करने का मकसद क्या बताया, ये हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने उस मकसद का तोड़ करने के लिए जो बयान दिया है वो भी हम आपकी नजर करेंगे, क्योंकि जहां जम्मू के अंदर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बात की है डीडीसीज और उसके साथ साथ पंचायतों की, तो वहीं पर उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर के अंदर भी उसका रिएक्शन दिया है। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर आज क्या कुछ हुआ, आपको याद ही होगा कि 11 की तारीख थी, 11 दिसंबर की तारीख थी, जब सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच जो 5 मेंबरान पर मुश्तमिल था और उन्होंने एक फैसला सुनाया था जम्मू कश्मीर को लेकर कि 5 अगस्त साल 2019 को बीजेपी की सरकार ने जो मुल्क के पार्लियामेंट के अंदर फैसला लिया है वो बरकरार रहेगा और वो सही और दुरुस्त था। हालांकि उसी फैसले को रिव्यू के लिए, चैलेंज करने के लिए कुछ तंजीमें, जिसमें अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद मुजफ्फर शाह और जेकेपीएम के डॉक्टर हुसैन और सीपीआईएम की जानिब से भी इसे रिव्यू के लिए दरख्वास्त दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोर्ट से नजरसानी की दरख्वास्त की जा रही है। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली सियासी जमातों और वकला ने रिव्यू पिटीशन की है और 11 दिसंबर के फैसले पर नजरसानी की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 5 मेंबरी बेंच से इस्तिदा की गई है। मोहम्मद मुजफ्फर शाह जो कि अब रिव्यू पिटीशन कर रहे हैं और गालिबन उन्होंने रिव्यू पिटीशन की भी, और उन्होंने कहा कि आज आखिरी तारीख से पहले का वक्त था जब हमें पिटीशन करनी थी, क्योंकि उसके बाद ये रिव्यू पिटीशन काबिल कबूल नहीं थी। इसलिए इस फैसले में कई सारे कानूनदानों को लूप होल्स जो है वो उन्होंने देखे। उन्होंने कहा कि इस फैसले के अंदर जो 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की 5 मेंबरी बेंच ने दी है उसमें काफी लूप होल्स है और उनकी निशानदेही करके हमने रिव्यू पिटीशन दायर की है, ये मोहम्मद मुजफ्फर शाह कहते हैं। मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने यह भी कहा कि 370 को हम मरने नहीं देंगे और दफा 370 नहीं मरेगा और कानून और आईन ने इसकी बहाली के लिए जो दरवाजे रखे हैं हम उन्हीं दरवाजों को खटखटा रहे हैं। मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल के साथ खुसूसी बातचीत में जब उन्होंने ये रिव्यू पिटीशन दायर की है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उस वक्त उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जहां तक कानून और आईन का ताल्लुक है, आप इतिहास की बात ये कर रहे हैं, ये 370 है। मैं आपको फिर आज बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के अहाते में और पूरे होश हवास में कि 370 मरेगा नहीं। इट्स नॉट पॉसिबल टू किल 370। और जो कानून ने, आईन ने आपके लिए दरवाजे रखे हुए हैं, उन दरवाजों को हम दोबारा खटखटा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये जिस तरह का ये फैसला आज आया है, यही सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह आइंदा अपने फैसले को तब्दील कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इस पे वेंडेटा लेने के लिए आप लोग सुप्रीम कोर्ट आ गए, आप भी जानते हैं और सबको पता है कि बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं होने वाला है। ये मेरा फर्ज है, हमारा फर्ज है जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से, हमारी जमात की तरफ से, सब जमातों की तरफ से हम अपना फर्ज निभा रहे हैं बाज़ाब्ता तौर पर। कानून और सब जमातें एक हैं आप लोग? बिल्कुल, कानून और आईन के दायरे में सब जमातें यहाँ पर सामने आएंगी। आज कोई आएगा, कल कोई आएगा, परसों कोई आएगा, हर कोई इस कार्यक्रम में और इस एक्सरसाइज में शरीक होगा। मतलब आप लोग सब एक हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। कोई आप बार बार ये मत पूछें, बार बार आप ये पूछ रहे हैं और बार बार मैं कह रहा हूं कि वी आर एनसी, एएनसी, पीएजीडी सब वी आर यूनाइटेड इन दिस मैटर। यार कानून का आए हैं, सब आए हैं, जरूर आए होंगे जी। अभी पता लग जाएगा कौन कौन आया है यहाँ पे, कौन अभी मिल नज़र आपने देखा कि मोहम्मद मुजफ्फर शाह जो कि पिटीशनर है, जो नजरसानी की दरख्वास्त जिन्होंने दायर कराई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनका कहना है कि हमने ऐसी गलतियों की, ऐसी लूपहोल्स की निशानदेही करी है और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो दरवाजे हैं, जो आईन और कानून ने रखे हैं, हम उनको खटखटा रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं कि जिससे दफा 370 की बहाली में रुकावट पैदा हो जाए। और अश्विनी उपाध्याय जो कि एक सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बेशतर वक्त उन्होंने आर्टिकल 370 के खिलाफ केस लड़ा है, 35A के खिलाफ भी केस लड़ा है, उन्होंने भी ताबिश कमाल के साथ बात की है। उन्होंने कहा कि बहुत कम देखा गया है कि 5 रुकनी बेंच के फैसले को रिव्यू के दौरान पलटा जाए। यह दिल बहलाने की बात है, बाकी कुछ नहीं है। एक आधा बार 2 जजों के फैसले में बदलाव तो देखा गया है, लेकिन 5 जजों के फैसले में कोई बदलाव
हिस्ट्री में नहीं देखा गया है। ये अश्विनी उपाध्याय एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने ताबिश कमाल के साथ बात करते हुए कहा। 5 जजों की बेंच का फैसला आज तक कभी बदला ही नहीं है, तो जब आज तक कभी नहीं बदला 75 साल में, तो इस बार 370 में बदल जाएगा, ये ऐसा संभव है? थोड़ा सा दर्शकों को समझाइए कि 5 जजों की बेंच ने एक फैसला दिया, अब रिव्यू में क्या उससे ऊपर की बेंच में जाया जाता है या दोबारा से वही प्रोसेस शुरू किया जाता है? दोबारा से वही प्रोसेस किया जाता है। 5 जजों की बेंच का फैसला आ गया, उसका रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ। रिव्यू पिटीशन का मतलब कि कोर्ट, वो जो 5 जज हैं, उनके सामने वो पिटीशन दोबारा जाएगी। ठीक है। सामान्यतया रिव्यू पिटीशन ओपन कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं होती है। वो जज जो है अपने चैम्बर में बैठ के वो पिटीशन पढ़ते हैं। उस पिटीशन को उनको ठीक लगती है तो उसको फिर कहते हैं ठीक है हम ओपन कोर्ट में हियरिंग करेंगे, अदरवाइज वहीं चैम्बर में से इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। मेरा ये मानना है कि इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि दोबारा इसकी फिर से ओपन हियरिंग होगी। ये चैम्बर में ही सुनवाई होगी और चैम्बर में ये डिसमिस हो जाएगी। इसका नेट रिजल्ट यही होने वाला है। इसके बाद कोई और कदम बचता है? फिर उसके बाद एक और कदम बचता है, क्यूरेटिव पिटीशन का बचता है। इसके बाद एक कदम और भी है, लेकिन मैंने फिर कहा ना, ये सब दिल बहलाने वाली बात है। 5 जजों की बेंच में आज तक न कभी रिव्यू सक्सेस हुआ है, न कभी क्यूरेटिव सक्सेस हुआ है। एक आध 2 केस है जहां 2 जजों की बेंच में रिव्यू सक्सेस हुआ है, अदरवाइज आज तक तो कभी हुआ ही नहीं है। 5 जज पूरी बैठते हैं। अच्छा, उन 5 जजों में से एक जज तो रिटायर हो गए हैं, तो क्या जो जज रिटायर हो उनकी जगह फिर नए जज आएंगे या क्या प्रोसेस रहेगा? हाँ, इसका प्रोसेस यही है कि अगर एक जज कोई रिटायर हो गए तो चीफ जस्टिस डिसाइड करते हैं कि उसमें और किस जज को इसको इंक्लूड किया जाए। क्योंकि जस्टिस कॉल रिटायर हो गए हैं तो स्वाभाविक सी बात है, इसकी सुनवाई के लिए एक दिन वो बेंच बनाएंगे। और वो बेंच, मैंने कहा ना, इसकी ओपन कोर्ट में हियरिंग नहीं होती जैसे नॉर्मल हियरिंग होती है, चैम्बर में हो जाता है। चैम्बर में होती है। वो लंच के दौरान जब अपने घर चैम्बर में बैठते हैं, लंच करते हैं, उसके बाद वो फाइलों को पढ़ते हैं। उनको कोई सब्सटेंशियल ग्राउंड मिलता है तब वो कहते हैं कि भाई ठीक है, इसमें ओपन कोर्ट की हियरिंग की जरूरत है। अदरवाइज वही चैम्बर में पढ़ के फाइल वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाता है। भाई आप अगर रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं तो आपको 5 जजों की बेंच में जो जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट के बाद वापस रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पंच, सरपंच और बीडीसीज की जो मियाद है वो खत्म हो गई है। यानी 5 साल की जो मियाद उनका था, जो उनका कार्यकाल था, वो खत्म हो चुका है। लेकिन हमें ये बात समाज को बताना होगा कि ऐसे लोगों का काम खत्म नहीं हुआ। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कहते हैं। यानी जो बीडीसीज हैं, पंच सरपंच हैं, उनका मियाद जो काम करने का था वो खत्म हो चुका है ऑफिशियली, लेकिन उनका काम खत्म नहीं हुआ है। गवर्नर साहब कहते हैं क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जम्मू कश्मीर में तब्दीली आई है। कुछ ऐसे लोगों को मुल्क के अंदर रिजर्वेशन हासिल थी जो पिछड़े थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर उन्हें यह रिजर्वेशन हासिल नहीं थी। ताहम अब उन्हें भी वो फायदा दिया जाएगा, यानी अब हदबंदी की जाएगी और उसके साथ साथ रिजर्वेशन के लिए जो ऐसे हल्के होंगे उनका इंतखाब किया जाएगा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि इसमें कुछ वक्त लग सकता है और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहते हैं कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वोटर रिवीजन और रिजर्वेशन के साथ साथ जो हदबंदी हो जाएगी उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। हालांकि इसमें कितना वक्त लगेगा ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने नहीं कहा, लेकिन मनोज सिन्हा साहब ने जो कुछ कहा है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपकी नजर करेंगे। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने क्या कहा, आइए वो सुनते हैं। हम सबको आज ब्लैक दिवस के अवसर पर एक बात विशेष रूप से स्वयं को स्मरण कराना है और समाज में सभी को बताना भी है कि सभी माननीय बीडीसी सरपंच, पंच परमेश्वर, इनका कार्यकाल समाप्त हुआ है, लेकिन कार्य नहीं समाप्त हुआ है। आप सबको मालूम है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनने के बाद आरक्षण की व्यवस्था में जम्मू कश्मीर में परिवर्तन हुआ है। बहुत सारे सामाजिक वर्ग के ऐसे लोग थे जिन्हें देश के बाकी हिस्से में आरक्षण प्राप्त था, जम्मू कश्मीर में नहीं प्राप्त था। अब ऐसे लोगों को भी आरक्षण की व्यवस्था भारतीय संविधान ने दी है। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो, इसके लिए जब निर्वाचन के हमारे साथियों ने प्रक्रिया प्रारंभ की तो बहुत सारे निवासियों ने जम्मू कश्मीर के ये मांग पत्र रखा
कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को, जो पिछड़े वर्ग के भाई बहन हैं, देश के बाकी हिस्सों में उन्हें आरक्षण है, यहाँ नहीं है, उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए। भारत की संसद ने अभी पिछले सत्र में ये व्यवस्था लागू कर दी है। इसको पूरी तरह से जमीन पर क्रियान्वित करने में थोड़ा वक्त लगेगा और क्रियान्वित होने के बाद मतदाता सूची, आज आपने अखबार में बयान पढ़ा होगा, जो राज्य चुनाव आयुक्त है कि 26 जनवरी तक मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर लिया जाएगा। तो ये काम खत्म होने के बाद ये मैं आपको भरोसा देता हूं कि अर्बन लोकल बॉडीज हों या हमारे पंच, सरपंच, बीडीसी, बाकी चुनाव हों, ये प्राथमिकता के आधार पर चुनाव पूरे कराए जाएंगे। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वयं का विश्वास है कि विकास में चुने हुए प्रतिनिधियों की भागीदारी के कारण ही विकास संभव हो पाता है। चलिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से कि हक वालों को हक दिया जाएगा, यानी रिजर्वेशन दी जाएगी, और उसके बाद हदबंदी का भी उन्होंने जिक्र किया, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वोटर रिवीजन हो जाएगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने इसी पर कुछ अलग बात कही है। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि जब आप चाहते थे और जानते थे कि हदबंदी करनी है, वोटर रिवीजन करना है, जब आप जानते थे कि पंचायती हलकों की हदबंदी करनी है, तो 6 माह पहले क्यों नहीं किया? ये उमर अब्दुल्ला का सवाल था। ये जम्मू कश्मीर सरकार और मुल्क की सरकार के नाम का सवाल है कि जब आपने ये कैसा करना ही था, हक वाले को हक देना ही था, तो फिर 6 माह पहले क्यों नहीं किया? ये अफसोस की बात है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर ना ही पंचायत इलेक्शन है, ना बीडीसी है, ना लोकल बॉडीज है, ना असेंबली है, और उमर अब्दुल्ला के ये अल्फाज भी हैं कि लोकसभा इंतखाबात कराना इनकी मजबूरी है, यानी सरकार की मजबूरी है। उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन कमीशन का नाम लेते हुए कहा कि यह अफसोस की बात है कि इलेक्शन कमीशन का काम अब सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंतखाबात का वक्त मुतय्यन करने का हुक्मनामे के बाद इलेक्शन कमीशन के सर शर्म से झुक जाने चाहिए। ये उमर अब्दुल्ला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीनगर में कहा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को आवाम से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जिस मकसद के लिए बना था वो काम अब सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। आपकी पंचायतें खत्म हुई, आपको पहले ही से ही पता था कि पंचायतों का टर्म 5 साल का है। क्या 4.5 साल के बाद आप इलेक्शन का प्रोसेस शुरू नहीं कर सकते थे? अगर इसमें भी आपको नए सिरे से डिलिमिटेशन करने की जरूरत पड़ी तो 6 महीने पहले डिलिमिटेशन करते, एक एक करके। पहले तो आपने असेंबली खत्म किया, फिर आपने अर्बन लोकल बॉडीज खत्म किए, अब आपने पंचायतें खत्म की। या फिलहाल तो हमें लगता है कि पार्लियामेंट का इलेक्शन कराना इनका यहां इनकी मजबूरी है। और कितने अफसोस की बात कि असेंबली इलेक्शन पे भी सुप्रीम कोर्ट को हिदायत देनी पड़ी। मैं तो कहता हूं कि हमारे इलेक्शन कमीशन को शर्म के मारे अपने सिर जो है झुकाने चाहिए, उनको लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि जो फैसला उनको खुद करना था वो फैसला अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए किया जा रहा है। यहां इलेक्शन कराने का फैसला इलेक्शन कमीशन का है, जिसमें मदद मरकज की हुकूमत को करना है, लेकिन बदकिस्मती से दोनों ने हाथ अपने ऊपर किए और सुप्रीम कोर्ट को इसमें फिर आके इलेक्शन का अनाउंस करना पड़ा कि 31 सितंबर से पहले यहां असेंबली के इलेक्शन होने चाहिए। अब पार्लियामेंट की हम तैयारी कर रहे हैं, असेंबली का जब होगा तो उसकी भी हम तैयारी करेंगे। श्रीनगर के अंदर जब उमर अब्दुल्ला ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो हमारे नुमाइंदे फिरदौस नजार ने उनसे ये सवाल पूछा कि जम्मू कश्मीर की सरकार चाहती है कि जो रैटले पावर प्रोजेक्ट है उसको राजस्थान सरकार को लीज पर दिया जाए। जब फिरदौस नजार ने उनसे ये सवाल पूछा तो उसके जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह दरअसल सरासर लूट है। यानी उमर अब्दुल्ला ने उस फैसले को, सरकार के उस फैसले को कि रैटले पावर प्रोजेक्ट को लीज पर दिया जाएगा राजस्थान सरकार को, उमर अब्दुल्ला का कहना है कि यह सरासर लूट खसूट है। उमर अब्दुल्ला ने आगे क्या कहा वो काफी दिलचस्प है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि चलो असेंबली इंतखाबात हो जाए, यानी जब असेंबली इंतखाबात जम्मू कश्मीर के अंदर हो जाए और उसके बाद रीजनल पार्टीज या जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बदलेगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर राज नहीं रहेगा, हम भी देखेंगे कि आप इसको कैसे आगे चलाएंगे। उमर अब्दुल्ला ये भी कहते हैं कि हम इस बिजली को राजस्थान पहुंचने नहीं देंगे। ये उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा।
ये सीधा सीधा हमारे साथ लूट है। और क्या कहूंगा, प्रोजेक्ट हमारा, पानी हमारा, बिजली हमारी। अगर यहां पे हम लोगों को 24 घंटे बिजली हफ्ते के 7 दिन फराहम कर रहे होते तो मुझे कोई एतराज नहीं होता। राजस्थान क्या, आप तमिलनाडु और मालदीव्स तक ये बिजली पहुंचाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे लोग आज बिजली के लिए तरस रहे हैं। सख्ती में आप कोई हमारे साथ मतलब कोई रहम नहीं करते हो। जब आपको मीटर लगाने होते हैं तो आप हमारे घरों पे वो स्मार्ट मीटर जिसको आप कहते हो, जहां पहले पैसा भरना होता है फिर बिजली आए ना आए वो दूसरी बात है, वो मीटर लगाने में आप पीछे नहीं रहते हो, लेकिन बिजली आप फराहम नहीं करते। करिए, कोई बात नहीं, असेंबली इलेक्शन हो जाए, मैं देखता हूं आप किस तरह हम इसको आगे चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ना हमें जाना पड़े, ये बिजली राजस्थान नहीं पहुंचेगी। नाज़रीन, अब 26 जनवरी की तकरीबात भी होनी है, यानी योम जमहूरिया के हवाले से जहां मुल्क के अंदर पहले से ही सिक्योरिटी को मुत्तरिक रखा जाता है, वहीं पर एक ऐसे जोन में जम्मू कश्मीर है जहां किसी भी खदशे को, सिक्योरिटी खदशे को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी को बहुत पहले से ही मुत्तरिक रखा जाता है। और इस हवाले से जगह जगह पर आज भी फोर्सेस की जानब से, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, CRPF हो, उनकी जानब से जगह जगह पर तैनाती उनकी अमल में लाई गई है। वो जगह जगह पर लोगों के कार्ड या शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं, लोगों से पूछगछ की जाती है कहाँ आना है, कहाँ जाना है, और साथ ही साथ उनकी गाड़ियों की भी बारीकबीनी से तलाशी ली जाती है। हालांकि ये आज पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी हर योम जमहूरिया हो या योम आज़ादी का दिन हो या इस निस्बत से कोई ऐसा दिन हो जब ये खदशात हो कि हमलावर आ सकते हैं और वो ऐसी तकरीबात में खलल डाल सकते हैं। और इस हवाले से जो मनाजिर आप देख रहे हैं, ये अच्छाबल अनंतनाग के हैं, कुकरनाग के हैं, जहां से हमारे नुमाइंदे पीर मुजफ्फर ने ये तस्वीरें भेजी हैं और उनका कहना है कि इस इलाके में भी सुबह से ही आज फोर्सेस की गश्त और उसके साथ साथ उनकी तैनाती और चेकिंग का सिलसिला जारी था। जमहूरिया के पेश नज़र वादी के अतराफ अकवाफ में सिक्योरिटी को मजबूत किया जा रहा है। वही अगर हम अच्छाबल की बात करें तो यहाँ पे भी आज सिक्योरिटी को यहाँ पे अलर्ट पर रखा गया। फिलहाल जितनी भी यहाँ पे पैसेंजर गाड़ियाँ थी उनकी बारीक बीनी से तलाशी ली गई, डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए और शिनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। इससे पहले मैं बता दूं, जब भी यहाँ पे यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है तो पहले ही यहाँ पे सिक्योरिटी को, जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको मजबूत किया जा रहा है ताकि कोई अनटवर्ड वाक़ा पेश ना आए। वीडियो जर्नलिस्ट तारिफिर के साथ पीर मुजफ्फर, गुलिस्तान न्यूज़, अच्छाबल, अनंतनाग। चलिए, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।